हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यानी कौन हमारे इंडिया के रेसिडेंस हैं, यानी किसकी इनकम हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और किसकी इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे तो नेशनल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस का बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमें समझना है वो बेसिकली ये समझना है कि किसकी इनकम हमें इंक्लूड करनी है और किसकी इनकम नहीं इंक्लूड करनी है। तो ये थोड़ा सा इजी बन जाता है हमारे लिए। तो समझते हैं क्या है इसमें। जो पहला पॉइंट है उसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी बाहर देश का हमारे देश में रहने आता है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है हमारे देश में, 1 साल से जैसे ही वो ज़्यादा के लिए रहने लगेगा, उसके बाद जो भी वो वेल्थ जनरेशन करेगा वो क्या होगा, हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और 1 साल से अगर वो कम रहता है, अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आके रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा है, अगर उसको 1 साल हो गए हैं तो वो हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर 1 साल नहीं हुआ है तो वो किस में होगा, जिस कंट्री के वो हैं उसके नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगा। क्लियर है? यही चीजें मैंने लिखी है। क्या लिखा है? अ फॉरेनर सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में रहता है तो उसकी इनकम जो है हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। और इस तरफ क्या लिखा है? द फॉरेनर एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट है जो आया है हमारे इंडिया में किसी काम से और वो 1 साल से कम रह के जा रहा है, तो उसकी इनकम उसके कंट्री में इंक्लूड होगी, हमारे में नहीं होगी नेशनल इनकम में। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे होते हैं जो हमारी कंट्री में स्टडी करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट होते हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारे एम्स में या फर्दर किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो वैसे लोग जो अगर यहाँ पे कोई इनकम जनरेट करते हैं तो उनकी इनकम हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में नहीं आएगी। समझ रहे हैं? यानी कि नेशनल इनकम इंक्लूड होगी जो साल से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट या ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं होने चाहिए। यही चीज़ मैंने लिखा है, नॉट फॉर स्टडी और ट्रीटमेंट। ना ही वो पढ़ने के लिए आने चाहिए, ना ही वो ट्रीटमेंट के लिए, वो यहाँ काम करने के लिए आने चाहिए और 1 साल से ज़्यादा रहने चाहिए, तभी जाके हम उनकी इनकम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ये तो था ईयर वाइज जो कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएशन है जो किए जाते हैं ब्यूरो वाइज, यानी कि ऑफिस के नेचर वाइज। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड वाइड हैं, उनके नेचर वाइज किया जाता है, तो उसको भी समझते हैं। हमारे पास नेशनल इनकम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके सारे एस्पेक्ट हम अभी समझेंगे। ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया का एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। एम्बेसडर ये समझते हैं जो हमारे फॉरेन सर्विसेज को कंट्रोल करते हैं और जो फॉरेन सर्विसेज के हेड होते हैं। ठीक है। हमारी दूसरी कंट्री से जो भी सर्विसेज आ रहे हैं उसके जो हेड डिसीजन मेकर होते हैं वो कौन होते हैं? एम्बेसडर होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर यूएस में रह रहे हैं, तो वहां जो भी वो इनकम जनरेट कर रहे होंगे वो सारी इनकम जो है वो नेशनल इनकम में हमारी कंट्री के आएगा। यानी मान लेते हैं जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये यूएस है, हमारे एम्बेसडर यहाँ हैं। ठीक है। ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ जो भी वेल्थ जनरेशन करेंगे ये हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है। जो भी हमारे एम्बेसडर करेंगे सिर्फ वही इनकम। ठीक है। तो जो हमारे एम्बेसडर इनकम जनरेट करेंगे वो हमारी कंट्री में आएगा, चाहे वो किसी और कंट्री में हो। दूसरा आता है, अच्छा, हमारी कंट्री में बहुत सारे एम्बेसीज हैं, लाइक मैक्स मिलर भवन है, गोएथस है, ये सब क्या है? जर्मनी के हैं। तो जो हमारे कंट्री में एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्री के, उसमें अगर कोई एम्बेसडर है यहाँ दूसरे कंट्री का, अगर एम्बेसडर हमारे इंडिया में काम कर रहा है तो वो भी हमारी अपनी इनकम जो है वो अपने कंट्री लेके जाएगा। क्लियर है? एम्बेसडर हमारे इंडिया में दूसरे कंट्री का भी अगर आके काम करते हैं तो उनकी जो भी इनकम जनरेशन होगी वो उनके कंट्री के नेशनल इनकम में काउंट होगी, हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगी। यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखा है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर जो इंडिया के हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी हैं, वो कहीं भी इनकम जनरेट करेंगे वो हमारे नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है। एम्बेसडर इन इंडिया, यहाँ पे ऑफ इंडिया था, यहाँ पे इन इंडिया है। जो एम्बेसडर इंडिया में है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी कंट्री से हमारे कंट्री में जो एम्बेसडर आए हुए हैं वो जो भी इनकम जनरेट करेंगे वो अपने कंट्री में लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बनता है, हु इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया? एम्बेसडर कौन है इंडिया का? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है
तो थोड़ा सा अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पता रखिए, ठीक है। हमें काबिल बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है कि हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ें पढ़ रखी है, उतना ही पढ़ रखा है जो हमारे बोर्ड में आने वाला है, अदरवाइज बाकी चीज़ों से बिल्कुल आउट है। तो नहीं, बाकी चीज़ों को भी पता रखना है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो हमारे एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन है? हर्षवर्धन सिंगला इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि यूएस में वर्क कर रहे हैं और एम्बेसडर ऑफ इंडिया है हर्षवर्धन सिंगला। गूगल कीजिए, ये सब चीजें पता चलता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इंडियन वर्कर इन द वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में मैंने बताया बहुत सारी एम्बेसीज हैं, हर कंट्री की एम्बेसीज हैं इंडिया में। तो क्या होता है, वो इंडिया में एम्बेसीज बनाते हैं, लेकिन जो उसमें बेसिक वर्क करने के लिए लोग चाहिए, जैसे कि टीचर हो गए, जैसे कि उसमें लेक्चरर हो लगते हैं, बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सारे वो सेम ही कंट्री से लेता है। यानी कि अगर जर्मनी ने अपना यहाँ पे एक एम्बेसी बना रखा है, तो उसके अंदर जो वर्कर्स होंगे, कॉमन वर्कर्स होंगे, वो सारे इंडियन ही होते हैं। तो जो भी एम्बेसी में इंडियन वर्कर वर्क कर रहे होंगे, उनकी इनकम हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में आएगी, भले वो एम्बेसी जर्मनी का है। अगर मैक्स मिलर की बात करें तो वो एम्बेसी जो है वो जर्मन का है, लेकिन यहां जो इंडियन वर्क कर रहे हैं वो सारा इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या कहते हैं, फॉरेनर वर्क कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री की एम्बेसीज जो है बाकी कंट्री में है, इंडिया की एम्बेसीज हैं बाकी कंट्री में, तो वहां जो वहां के लोकल पर्सन काम कर रहे हैं, उनकी इनकम जो भी जनरेट होगी वो सारे उनके कंट्री में जाएगी, ठीक है। कि देखा था हमने, सिर्फ एम्बेसडर की इनकम जो होती है वो आती है उन्हीं के कंट्री में, बाकी जो भी लोकल पर्सन वहां पे लगे हुए हैं उनकी सबकी इनकम क्या होगी, उन्हीं के कंट्री में जाती है जहां के वो लोकल निवासी हैं। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट बनता है कि लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF ऑफ इंडिया। यानी IMF क्या है? IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो कि वॉशिंगटन DC में बनाया गया था। खैर इसके डीप में नहीं जाना है हमें, बस समझते हैं IMF मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो लोकल पीपल जो IMF का हर कंट्री में ऑफिस बना हुआ है, तो जो हमारी कंट्री में यानी कि दिल्ली में IMF का ऑफिस बना हुआ है, उसमें जो भी लोकल पीपल इंडियन लगे हुए हैं, उनकी इनकम जो भी जनरेट होगी वो हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में आएगी, वो हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्लियर है? दूसरा बोलता है, अच्छा IMF का अगर डायरेक्टर, IMF में जो भी इंडियन वर्कर हैं उनकी इनकम कहां आएगी? इंडिया में। IMF का डायरेक्टर अगर ज्यादातर दूसरे कंट्री के होते हैं, तो IMF के जो डायरेक्टर हैं अगर वो फॉरेनर हैं तो उसकी इनकम वापस से उन्हीं की कंट्री में जाएगा। समझ रहे हैं क्या है? द फॉरेन डायरेक्टर ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में है IMF का जो ऑफिस है, अगर मानते हैं दिल्ली में बना हुआ है, उसका जो डायरेक्टर है अगर वो फॉरेनर है तो उसकी इनकम जो भी जनरेट होगी वो दूसरे कंट्री में, जिस कंट्री का वो है, उसके नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्लियर है? तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ IMF इन इंडिया? हु इज द डायरेक्टर ऑफ IMF इन इंडिया? जो इंडिया में IMF सिचुएटेड है उसका डायरेक्टर कौन है? तो उसकी डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन ही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, हु इज द डायरेक्टर ऑफ IMF? टोटल IMF जो हेड ऑफिस है, उसकी डायरेक्टर कौन है? तो फ्रांस की एक लेडी है क्रिस्टिन लेग्रेडा, जो कि डायरेक्टर है IMF की, ठीक है, जो हेड डायरेक्टर है IMF की। इंडिया की बात करेंगे तो कौन है? गीता गोपीनाथ। और टोटल वर्ल्ड की बात करेंगे तो कौन है डायरेक्टर? क्रिस्टिन लेग्रेडा, ठीक है। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके में नहीं आएगा, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जो बच्चे जानना चाहते हैं वो जाने, गूगल करें, पढ़ें इन चीज़ों को, या फिर वीडियो के जरिए देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा आपने देखा हो दिल्ली में मंडी हाउस के पास WHO लोकेटेड है, ठीक है। WHO में जो भी इंडियन काम कर रहे होंगे, अगर आज मैं WHO में लग जाता हूं तो मैं जो इनकम जनरेट करूंगा, मैं इंडियन का लोकल निवासी हूं, तो जो भी इनकम जनरेट करूंगा वो सारा इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। जो भी इनकम जनरेट हुआ है वो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा अगर मैं WHO में वर्क कर रहा हूं तो, ठीक है। अब कहता है फॉरेन वर्कर जो WHO में, अच्छा WHO में जो भी फॉरेनर काम कर रहे होंगे, जो इंडियन काम कर रहे होंगे वो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा, जो फॉरेनर काम कर रहे होंगे वो सारा फॉरेन के नेशनल इनकम में आएगा WHO के
केस में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के केस में जो भी इंडियन काम कर रहे होंगे वो इंडिया के नेशनल इनकम में, जो भी फॉरेनर काम कर रहे होंगे वो फॉरेन के नेशनल इनकम में जाएगा। क्लियर है? यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, इंडियन एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया के अंदर है, यानी कि दिल्ली में जो मंडी हाउस में उसमें जो भी लगे हुए होंगे वो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा। फॉरेनर वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, जो भी फॉरेनर बंदे काम कर रहे होंगे, भले वो इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन फॉरेनर जो भी काम कर रहे होंगे वो सारा फॉरेन ले जाएंगे अपना इनकम। क्लियर है? होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए। अगर आप समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो और इसको 2-3 बार प्ले करके समझो, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो फिर क्या करोगे आप, एग्जाम में एज इट इज नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आएगा तो फॉर्मूला रट के जाओगे, और फॉर्मूला रट के हो सकता है अगर क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट कर दिया तो आपके दिमाग में ट्विस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक एक स्टेप को आराम से समझो, बहुत ईजी हो जाएगा डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप चाहो तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप दूर हो तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हो, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन आपको नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।